हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमार, टीम केमिस्ट्री CLC। तो आज GOC का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो एल्कीन की स्टेबिलिटी है वो चेक करना सीखी थी, ठीक है। और भाई पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिए थे एप्लीकेशन, जो अब तक हमने M, H और I इफेक्ट पढ़े हैं तो उनके एप्लीकेशन हमने स्टार्ट कर दिए थे। तो आज हम जो है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, देखना भाई कि M, H, I प्रभाव जो है उनसे हम क्या करेंगे, एल्कीन का स्थायित्व बताएंगे। M, H और I प्रभाव जो है वो अप्लाई करके एल्कीन का स्थायित्व बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, दो पॉइंट बताया था, क्या कि एल्कीन का स्थायित्व, एल्कीन का स्थायित्व। पहली चीज़ तो एल्कीन का स्थायित्व जो है वो किस पर निर्भर करता है, अनुनाद पर निर्भर करता है, अनुनाद के समानुपाती होता है। दूसरा, एल्कीन का स्थायित्व, एल्कीन का स्थायित्व ये जो है ये अति संयुग्मन के भी समानुपाती होता है। आपको पहले ऐसी एल्कीन चूज करनी है जिसमें अनुनाद हो, अनुनाद वाली एल्कीन ज़्यादा स्थायी होगी। अगर अनुनाद कॉमन आ जाए तो चेक करोगे क्या, अति संयुग्मन, ठीक है। अनुनाद कॉमन आ जाए तो अति संयुग्मन चेक करो, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। अति संयुग्मन का मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अब कल मैंने एक दो एग्जाम्पल आपको बताए भी थे, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखना ज़रा, कुछ एल्कीन मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको क्या करना भाई, इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। एक तो जैसे ये दे दी एल्कीन, एक जैसे ये एल्कीन दे दी, एक जैसे ये एल्कीन दे दी, एक जैसे ये एल्कीन दे दी, ठीक है ना। अब मेरे को इनकी स्टेबिलिटी, इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सिंपल सा काम है, केवल अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो भाई। इस डबल बॉन्ड को मार्क करो, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 भाई। इस डबल बॉन्ड को ऐसे मार्क करो, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 2 2 4 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। इसके पास चेक करते हैं भाई, इस डबल बॉन्ड को ऐसे मार्क करो, अल्फा 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 अल्फा, 3 3 6 6 और 2 8, 2 10 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। इसको चेक करते हैं, अल्फा 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 अल्फा, 3 3 6 7 और 1 8 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, ठीक है। तो भाई अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, थर्ड में। तो यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड। थर्ड के बाद में फोर्थ, फोर्थ के बाद में कौन सा आ जाएगा भाई, फोर्थ के बाद में अपने पास आ जाएगा सेकंड, और सेकंड के बाद में फर्स्ट। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको चेक करना है। एक और देखना ज़रा कि भाई जैसे ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, यहाँ आपको क्या करना है भाई, स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। चेक करते हैं, देखना ठीक है। ये कोई एग्जाम्पल है और ऐसे आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। चेक करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखेंगे भाई। 3 मेरे पास कोई एल्कीन है, CH2 CH और CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो मेरे पास ये वाली एल्कीन है, ठीक है। एक मेरे पास ये कोई एल्कीन है, CH2 C और ये है CH2 और ये CH3। एक मेरे पास ये कोई एल्कीन है, ठीक है। और एक मेरे पास एल्कीन है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2। ये 3 एल्कीन मेरे पास है और इन तीनों में मेरे को स्टेबिलिटी चेक करनी है। बहुत ही सिंपल सा काम है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले अनुनाद चेक करते हैं। जिस एल्कीन में अनुनाद होगा वो ज़्यादा स्थायी होगी। इनमें से किसी में अनुनाद है क्या, डबल सिंगल डबल, भाई इसमें अनुनाद है। डबल डबल सिंगल, भाई इसमें अनुनाद नहीं है। 2 डबल बॉन्ड लगातार है, इसमें डबल सिंगल सिंगल डबल, इसमें भी अनुनाद नहीं है। तो अनुनाद वाली तो सबसे ज़्यादा स्थायी हो गई, ठीक है। अनुनाद वाली जो एल्कीन होगी उसको हम बोलेंगे संयुग्मी एल्कीन। क्या बोलेंगे, संयुग्मी एल्कीन। ये वाली जो है वो एक अपने पास संयुग्मी एल्कीन है, ठीक है। ऐसी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड लगातार आते हैं, यानी लगातार डबल 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 ऐसे लगातार डबल बॉन्ड आते हैं, उसको हम बोलते हैं संचयी एल्कीन। संचयी एल्कीन, ये वाली एक संचयी एल्कीन है, ठीक है। और ऐसी जिसमें डबल बॉन्ड जो है, एक डबल बॉन्ड और दूसरे डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस आ रहा है, उसको हम बोलते हैं भाई विलगित एल्कीन। ये वाली है विलगित एल्कीन। अब देखना ज़रा
कि अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, संयुग्मी, संचयी और विलगित को, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होती है संयुग्मी एल्कीन। संयुग्मी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर इसके बाद में विलगित की स्टेबिलिटी आएगी, और फिर सबसे कम स्टेबल होती है भाई संचयी। संचयी वाली जो है वो सबसे कम स्टेबल होती है। ये स्थायित्व का क्रम होता है। यानी अब यहाँ पर स्टेबिलिटी देखिए तो फर्स्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो अनुनाद है। फिर अगर संचयी और विलगित को चेक करें तो विलगित वाली ज्यादा स्टेबल होगी, संचयी वाली सबसे कम स्टेबल होगी। बिल्कुल यही फंडा आपको यहाँ इस एग्जाम्पल में लगाना है। देखना कैसे, कि अगर मैं देखूँ डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर अनुनाद है ना, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड, डबल सिंगल सिंगल, दो डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, ये वाली विलगित एल्कीन है। और यहां पर डबल डबल, ये वाली जो है वो कैसी है भाई, ये वाली संचयी एल्कीन है, संचयी एल्कीन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, फर्स्ट, फिर कौन सी होगी भाई, फिर अपने पास हो जाएगी सेकंड, फिर कौन सी हो जाएगी भाई, थर्ड वाली हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये अपने पास ऑर्डर आएगा किसका भाई, स्टेबिलिटी का। बहुत ही सिंपल सा काम है, थोड़ा सा ध्यान दे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल यही काम आपको करना है। ठीक है, फिर देखना कि जैसे इसको तो मिटा रहा हूं भैया, ठीक है भाई। देखें इन तीनों में हमें चेक करनी है स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तीनों में अनुनाद तो सेम आ गया। तो मैंने बार बार बोला है कि जब भी आप किन्हीं दो कंपाउंड को चेक करो, उनमें से कोई भी चीज़ कंपेयर करो, तो जो चीज़ उनमें सेम आती है, जो चीज़ सिमिलर है उसको चेक नहीं करना है, जो चीज़ अलग है उसको चेक करना है। इनमें अनुनाद सब में सेम है, 6 कार्बन की रिंग सब में सेम है, अलग क्या है, अलग इसमें मिथाइल, इसमें 2 मिथाइल जुड़े हैं। तो ध्यान से देखना, जो इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो है, अब ये एक संयुग्मी तंत्र है। ध्यान से मैंने कहा है कि भाई डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होगा, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा। ऐसे ही संयुग्मित तंत्र से भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा होता है। अल्फा कार्बन कुछ भी हो सकता है भाई, देखो जरा कौन कौन सा कार्बन अल्फा हो सकता है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन होता है, नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है, मुक्त मूलक वाले कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है, संयुग्मित तंत्र से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है। ये सारे अल्फा कार्बन होते हैं। ठीक है ना, अब अपने कौन सा काम में आता है तो उसकी बात जो है वो अलग अलग केसेस के हिसाब से अपन उसको काम में लेते हैं। तो अब ये संयुग्मित तंत्र है, इससे जो भी जुड़ा हुआ होगा वो अल्फा होगा, यानी ये अल्फा हो गया, ये भी तो जुड़ा हुआ है, ये भी अल्फा हो गया, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी अल्फा हो गया। ऐसे ही यहाँ चेक करते हैं, है ना, यहाँ चेक करते हैं, तो इससे संयुग्मित तंत्र से ये जुड़ा हुआ है, ये अल्फा, ये भी अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये संयुग्मित तंत्र है अपना, ये संयुग्मित तंत्र, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा, ये अल्फा। अब देखना 1 2 ये वाला और ये वाले, भाई ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन जो है वो सब में क्या है, कॉमन है, तो इनको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार बोला कि भाई डिफरेंस चेक करो, है ना। तो यहाँ पर देखो जरा 3 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले हैं, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले हैं, जबकि यहाँ पर ये वाले मिथाइल वाले अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। टोटल चेक कर देते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। 4 अल्फा हाइड्रोजन इस पे, इसमें कितने हैं, 3 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, और इसके पास कितने हैं, 10 अल्फा हाइड्रोजन है। तो भाई अगर अनुनाद समान आ जाए तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, थर्ड, फिर सेकंड, और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, है ना। सिंपल सा काम है भाई एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने का, अनुनाद चेक करो और अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। ठीक है, तो ये है एल्कीन का स्थायित्व। अगला जो अपने पास पॉइंट आने वाला है वो है भाई हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। ध्यान से देखना भैया, जो अगला एप्लीकेशन है 4 नंबर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे भाई हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। शॉर्ट में मैं बोलूँगा भाई इसको HOH, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। अब ये क्या होती है ये हमें सीखना है। देखें ज़रा कि भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सबसे पहले तो एक प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण। ये क्या होता है, ध्यान से समझेंगे कि भाई अपने पास कोई एल्कीन है, बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात अपन एल्कीन में ही करेंगे। कोई एल्कीन है, ठीक है, अब कोई भी एल्कीन है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है भाई हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ रिएक्शन करवानी है। और भाई H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और यहाँ पर उत्प्रेरक जो होगा वो होगा भाई निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम, है ना। इन तीनों धातुओं में से कोई भी एक उत्प्रेरक हो सकता है, या तो निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम, ठीक है ना। वैसे तो इस रिएक्शन की बात अपन नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन में डिटेल में करेंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ठीक है। इनके सरफेस पर इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से कि भाई जो एल्कीन है या एल्काइन, यहाँ एल्काइन भी हो सकती है क्योंकि अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्कीन के लिए चेक करेंगे, तो इसलिए मैंने एल्कीन लिखा है। एल्काइन भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई ये वाला जो कंपाउंड है, जब रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करवाओगे निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में, तो इस कंपाउंड का जो पाई बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएंगे। इस कंपाउंड में जितने भी पाई बॉन्ड है वो सारे पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंडीशन कुछ ऐसी आएगी कि जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेंगे, जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेंगे, एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैसा खाली हो जाएगी। और जैसे ही वैलेंसी खाली होगी तो यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन का इस तरीके से जुड़ना, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण, यानी इसी रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। और भाई ये जो रिएक्शन है ये एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है भाई, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ये एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। और भाई ऊष्माक्षेपी रिएक्शन में ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी, हीट उत्सर्जित होगी। तो इसमें साथ में जो ऊष्मा निकलेगी प्लस इसमें ऊष्मा साथ में बनेगी, और जो ऊष्मा बनेगी उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, ठीक है ना। जो ऊष्मा साथ में निकलती है उसी को हम बोलेंगे HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। तो भाई आपको ध्यान में ये रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में जो भी हीट रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई भाई अपने पास हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। अब क्योंकि ये हाइड्रोजनीकरण की, मान लो यहाँ पर जो ऊष्मा निकली है वो x किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित हुई है, ठीक है ना, इतनी किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित हुई है। तो करते क्या है, केमिस्ट्री में हम उत्सर्जित ऊष्मा जो है, उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा, उसके आगे माइनस लगाते हैं। तो माइनस लगाएंगे, यानी यहाँ HOH का मान कितना है, -x किलो जूल। इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे कि भाई इस रिएक्शन में हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा x किलो जूल है, और माइनस का मतलब उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा। अगर कहीं पर साथ में ऐसे एनर्जी के आगे +x लिख दिया आपने, है ना, तो +x लिखने का मतलब ये अब अवशोषित ऊष्मा को प्रदर्शित करेगा। तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है उसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं। माइनस सिंबल केवल उत्सर्जित ऊष्मा को प्रदर्शित करता है, और प्लस का मतलब होता है अवशोषित ऊष्मा। तो यहाँ अगर कहीं पर लिखा हुआ हो HOH -x किलो जूल, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस किसको इंडिकेट करता है, माइनस जो है वो निकलने वाली ऊष्मा को इंडिकेट करता है, जो हीट रिलीज होती है ना उसको माइनस इंडिकेट करता है, ठीक। अब देखना जरा, ये अपने पास प्रोसेस हो गई हाइड्रोजनीकरण की। अब हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अपने पास 2 एल्कीन देगा अपने को, ठीक है ना,
और बोलेगा 2 या 2 से ज़्यादा एल्कीन दे सकता है, आपको बोलेगा कि भाई निम्न में से इनको हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा के क्रम में व्यवस्थित करो, कि कहाँ पर ऊष्मा कम उत्सर्जित होगी, कहाँ हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा ज़्यादा उत्सर्जित होगी। क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि यहाँ अपने पास एक एल्कीन है। भाई आप खुद सोचना कि इस एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण जितनी आसानी से होगा, हाइड्रोजनीकरण जितनी आसानी से होगा, यहाँ पर उत्सर्जित ऊष्मा उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैं ये लाइन लिख देता हूँ, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण जितनी आसानी से होगा, ठीक है, HOH का मान उतना ही अधिक होगा, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछेगा, क्वेश्चन में हमें यही पूछेगा कि कौन सी एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण आसानी से हो रहा है और कौन सी एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण आसानी से नहीं हो रहा है, ठीक है। या इनको हाइड्रोजनीकरण के ऊष्मा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो वहां हमें क्या चेक करना होगा कि कौन सी एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण आसानी से हो रहा है और कौन सी का हाइड्रोजनीकरण आसानी से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब मैं ये बोलूंगा कि 2 एल्कीन है, मान लो A और B, है ना। A और B में से A का हाइड्रोजनीकरण आसानी से हो रहा है, B का हाइड्रोजनीकरण आसानी से नहीं हो रहा है। इसका मतलब HOH का मान ज्यादा कहाँ होगा, जिसका हाइड्रोजनीकरण आसानी से होगा वहां ज्यादा होगा। यानी A में HOH का मान यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। B में क्या होगा, कम होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब कौन सी एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण आसानी से होगा, तो ध्यान से कि भाई एक तो एल्कीन ऐसी है मेरे पास जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, जो स्थायी है। मान लो A है एल्कीन, एक B एल्कीन है। A बहुत ज्यादा स्थायी है, ठीक है। A जो है वो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि भाई ये आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूं भाई, स्थायित्व जो है, या एक तो होती है भाई रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता, और एक होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली चलते हैं। जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो कम स्थायी होगा, जिसकी क्रियाशीलता कम होगी वो ज्यादा स्थायी होगा। भाई दुनिया का हर काम किसके लिए होता है, दुनिया का हर काम स्थायित्व के लिए होता है। अगर कोई किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, वो स्थायित्व के लिए कर रहा है। और अगर कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी स्थायी है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर रहा है। जैसे अक्रिय गैसें, याद करो मैंने बताया था शुरू में, अक्रिय गैसें किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, इसीलिए तो नाम उनका क्या है, अक्रिय गैसें, है ना। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, जीनॉन है, सारी क्या है, अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। तो अक्रिय गैसें किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। क्यों नहीं करती है भाई, ऑलरेडी स्थायी है तो क्रिया नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर कोई किसी के साथ क्रिया करता है तो किसके लिए करता है, स्थायित्व के लिए करता है। दुनिया का हर काम किसके लिए होता है, स्थायित्व के लिए होता है। तो यहां देखना जरा कि A और B को अगर मैं कंपेयर करूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई A ज्यादा स्थायी है, B कम स्थायी है। तो जो ज्यादा स्थायी है वो क्रिया नहीं करेगा, या क्रिया उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज्यादा स्थायी की क्रियाशीलता कम। तो A अगर ज्यादा स्थायी है तो इसका हाइड्रोजनीकरण आसानी से नहीं होगा। मैं बोलूंगा यदि A एल्कीन अधिक स्थायी है, तो इसका हाइड्रोजनीकरण आसानी से नहीं होगा। क्लियर है बात कि भाई A अगर ज्यादा स्थायी है तो इसका हाइड्रोजनीकरण आसानी से नहीं होगा, B अगर कम स्थायी है तो इसका हाइड्रोजनीकरण आसानी से हो जाएगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर जहां, और एक चीज देखना कि जिसका हाइड्रोजनीकरण आसानी से नहीं होगा वहां हाइड्रोजनीकरण आसानी से नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां उत्सर्जित ऊष्मा क्या होगी, कम होगी। जिसका हाइड्रोजनीकरण आसानी से हो रहा है वहां उत्सर्जित ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये लो, ये रिलेशन आ गया कि भाई जब भी आपको हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा पूछे, है ना, या जब भी आपको हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का क्रम पूछे, ठीक है, तो आप क्या करो, एल्कीन का स्थायित्व बता दो,
और जो एल्कीन का स्थायित्व आएगा उसका उल्टा क्रम लिख दो, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं। जिसकी हाइड्रोजनीकरण की जिसका स्थायित्व ज्यादा होगा उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं, उल्टा चलते हैं। क्लियर है बात? तो भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके स्टेबिलिटी के क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात? फिर देखना जरा एक और पॉइंट, ये वाला फंडा जो है, ये जो फंडा आप देख रहे हैं, ये जनरली आपको वहीं अप्लाई करना है। यह है कंसेप्ट, केवल समावयवी एल्कीन्स पर ही लागू होगा। ठीक है कि भाई केवल, या केवल की जगह मैं लिख देता हूं, यह कंसेप्ट सामान्यतः है, अभी इसका मतलब समझाते हैं आपको, सामान्यतः है समावयवी एल्कीन पर ही लागू होगा। ठीक है, लागू होता है, ठीक है ना, जनरली लिख दिया तो लागू होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है हम बात कर लेंगे। फिर देखो, एक तो ये कंसेप्ट है कि भाई एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो ये कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट ये है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये प्रोपोर्शनल होती है भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की। भाई पाई बंध जितने ज़्यादा होंगे ना, अपनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी एक एल्कीन में 3 पाई बॉन्ड है, एक में 2 पाई बॉन्ड है, तो 3 वाले पाई बॉन्ड जो है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। और पहले नंबर पे आपको यही चेक करना है, पहले नंबर पे आपको यही चेक करना है कि वो एल्कीन जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगी। अगर पाई बॉन्ड समान आ जाए तो आप आओगे किस पर, स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है ना, पहले नंबर पे चेक करोगे पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगी, जिसमें पाई बॉन्ड कम है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम होगी। अगर पहला दूसरा ये वाला पॉइंट सेम आ जाए तो आप इस पर शिफ्ट होगे। ठीक है, ये तो बात हुई थ्योरी की। अब आते हैं अपन एग्जाम्पल की तरफ, तो देखना ज़रा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, भाई ये अपने पास कुछ एल्कीन है। ठीक है, तो इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्रम हमें बताना है। ठीक है ना, अब एक चीज़ देखना कि मैंने आपको कहा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए पहले चेक करोगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तीनों में क्या है, सेम है। अगर तीनों में पाई बॉन्ड सेम आ गया, ठीक है, तो आप चेक करोगे अब अल्फा हाइड्रोजन, है ना, स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा 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 एच कितने हैं, 6। ये वाला कैसा है, 6 है। इसके पास ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा एच कितने हैं, 6। ठीक है, 6 अल्फा एच। ठीक है, तो ये भी, ये वाला कैसा है, ये ट्रांस है। यहाँ पर चेक करते हैं, ये अल्फा, अल्फा एच कितने हैं, 2 है। ठीक है, अब ये तीनों की तीनों समावयवी एल्कीन है। ठीक है, पहली बात तो। अब अगर मैं जैसे मान लो एक समावयवी एल्कीन ये भी है ना, इसके पास अल्फा एच कितने हैं, 6 अल्फा एच। इसका नाम क्या बताया था, इसका आइसोब्यूटीन बताया था।
ठीक है ना। देखना जरा, जो कंडीशन मैंने लिखी है कि यह केवल समावेवी एल्कीनों पर ही लागू होता है। समावेवी एल्कीन तो वो भी है, लेकिन वहां यह नहीं लगेगा। यह केवल समावेवी एल्कीनों पर ही लागू होता है जो हाइड्रोजनीकरण के पश्चात समान उत्पाद देती है। जो लाइन आपने लिखी ना, यह सामान्यतः समावेवी एल्कीनों पर ही लागू होता है। उसके आगे एक लाइन और लिख लेना, जो हाइड्रोजनीकरण के पश्चात समान उत्पाद देती है। देखना कैसे, ये तीनों के तीनों समावेवी या चारों की चारों समावेवी एल्कीन है ना। अगर मैं इसका हाइड्रोजनीकरण करवाऊंगा, यानी पाई बॉन्ड को तोड़ो और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, तो अपने पास क्या बनेगा देखना जरा, CH है ना। इस पर जो है टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 CH2, और इस पर भी एक तो है, एक और आ जाएगा तो CH2 CH3, ये बनेगा N ब्यूटेन। यहाँ चेक करते हैं, इसका हाइड्रोजनीकरण करवाऊं तो इसका हाइड्रोजनीकरण करवाओगे तो यहाँ पर भी एक वैलेंसी इसकी खाली, एक वैलेंसी इसकी खाली, बॉन्ड टूट जाएगा है ना। दोनों की एक एक वैलेंसी खाली, तो CH3 और ये CH, और यहाँ पर भी आ जाएगा भाई CH2 और ये CH2 और ये CH3 है ना। यहाँ पर चेक करते हैं तो एक वैलेंसी इसकी खाली, एक वैलेंसी इसकी खाली, तो CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं, एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली, एक इसकी खाली, तो यहाँ पर CH3 और ये CH3H और ये CH3, ठीक है। भाई देखना ज़रा, इन तीनों में, शुरू के तीनों में जो प्रोडक्ट बना है वो N ब्यूटेन, यहाँ पर भी बना N ब्यूटेन और यहाँ पर भी बना N ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना ये क्या है, ये आइसोब्यूटेन है। तो मैंने बताया कि पहली बात तो समावेवी एल्कीन होनी चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन समावेवी एल्कीन। दूसरी कंडीशन, इनका हाइड्रोजनीकरण उत्पाद समान होना चाहिए। भाई यहाँ समान है, यहाँ समान है, यहाँ समान है, यानी इन तीनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैं स्टेबिलिटी से चेक कर सकता हूँ, लेकिन इसको स्टेबिलिटी से चेक नहीं कर सकते, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना। वरना इन तीनों को चेक कर सकते हैं कि किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा। चेक करते हैं भाई, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई, सेकंड वाला ट्रांस वाला, फिर कौन सा, फर्स्ट सिस वाला, और थर्ड वाला जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो HOH स्टेबिलिटी का क्या आता है, अपोजिट आता है। तो HOH का क्रम क्या आएगा भाई, थर्ड की HOH सबसे ज़्यादा, फिर फर्स्ट की, फिर सेकंड की, ये अपने पास HOH का क्रम आएगा। क्लियर है बात। अब भाई इसको अपन इसमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि उसका समावेवी उसका जो हाइड्रोजनीकरण का प्रोडक्ट है वो अलग है ना। अगर उसको शामिल कर लेंगे तो देखना ज़रा क्या ऑर्डर आएगा। जैसे मान लो, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए ज़रा, जैसे एक तो आपको दे दिया भाई सिस 2 ब्यूटीन, एक आपको दे दिया ट्रांस 2 ब्यूटीन, एक आपको दे दिया आइसोब्यूटीन, ठीक है। और इन तीनों में हमें क्या करना है भाई, इन तीनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए, एक तो भाई आपको दे दिया CH3C और ये CH3 और ये H और ये H, है ना, कौन सा है, सिस। एक आपको दे दिया भाई ट्रांस, ये है ट्रांस। एक आपको दे दिया आइसोब्यूटीन, ठीक है, एक, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब इसमें अल्फा H कितने हैं, 6, इसके पास भी अल्फा H कितने हैं, 6, इसके पास भी अल्फा H कितने हैं, 6, तीनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करूं तो कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि यहाँ स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो भाई 6 अल्फा हाइड्रोजन है, सिस और ट्रांस में तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब ट्रांस और आइसोब्यूटीन में चेक करना है तो भाई इस केस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको एक बार डायरेक्टली याद रखना है कि आइसोब्यूटीन ट्रांस वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन सा ज़्यादा स्थायी होता है, आइसोब्यूटीन
ज़्यादा स्थायी होता है, यानी स्टेबिलिटी का क्रम आएगा थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ठीक है, यानी स्थायित्व का क्रम आया, नाम से ही देख लेते हैं। आइसोब्यूटीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर आया भाई ट्रांस 2 ब्यूटीन, और फिर सबसे कम स्टेबल आया सिस 2 ब्यूटीन। ये अपने पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया। क्लियर है बात? अब देखना ध्यान से कि अगर मैं HOH का क्रम देखूं, HOH का क्रम देखूं तो HOH का क्रम इससे क्या आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए, यानी सिस 2 ब्यूटीन सबसे ज़्यादा HOH होगी, फिर किसकी आ जाएगी, ट्रांस 2 ब्यूटीन की, और फिर किसकी ज़्यादा होगी, आइसोब्यूटीन। मतलब आइसोब्यूटीन की HOH सबसे कम होनी चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि ये कंसेप्ट केवल वही लगता है जहां समान हाइड्रोजनीकृत उत्पाद बनते हो, यानी हाइड्रोजनीकरण के बाद बना उत्पाद समान हो, है ना। यहाँ भाई हाइड्रोजनीकरण के, इन दोनों में तो हाइड्रोजनीकरण का उत्पाद जो है वो समान होता है। कैसे कि भाई यहाँ तो दोनों में 2 ब्यूटीन ही बने, मतलब N ब्यूटेन और N ब्यूटेन ही बनेगा, जबकि यहाँ पर आइसोब्यूटेन बनेगा। तो इनमें हाइड्रोजनीकरण का उत्पाद जो है वो तीनों में समान नहीं है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते। तो इसीलिए यहाँ पर जो एक्चुअल क्रम आता है ना, वो एक्चुअल क्रम ये होता है कि भाई ट्रांस 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन में से आइसोब्यूटीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ट्रांस 2 ब्यूटीन से ज़्यादा होती है, ट्रांस 2 ब्यूटीन से ज़्यादा होती है। ये इसको चाहे आप एक्सेप्शन मान लो और इसको डायरेक्टली याद रखना है। क्या है भाई, आप यहाँ स्टेबिलिटी से कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको किससे कंपेयर करना पड़ेगा भाई, आपको कंपेयर करना पड़ेगा, डायरेक्टली याद रखना है कि भाई होना क्या चाहिए था, सिस, फिर ट्रांस, और सबसे कम किसका होना चाहिए था, आइसोब्यूटीन का। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर क्या आएगा, सिस 2 ब्यूटीन सबसे ज़्यादा, फिर आएगा आइसोब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन सबसे कम। दिस विल बी द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। देखिए ज़रा ध्यान से, आपको जो है वो उनको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्रम में ही व्यवस्थित करना है। देखते हैं। देखें, चेक करें भाई इनको, हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। ठीक है ना, सिंपल सा काम होगा। चेक करो भाई इनको, है ना। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का क्रम बताना आपको। हाँ भाई, देखो ज़रा इनको HOH के ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है ना, करते हैं। देखना ज़रा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। भाई देखो, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, इसमें 1 डबल बॉन्ड है। तो मैंने आपको क्या बताया कि HOH चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चेक करना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करते हैं।
जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसकी HOH ज़्यादा होगी। तो इनमें 2-2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इन दोनों की जो HOH है वो पहले वाले से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखना डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल, ये वाली संयुग्मी है, ये वाली विलगित है। ज़्यादा स्थायी कौन सी है? अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ ना, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? सेकंड। फिर कौन सी होगी भाई? थर्ड, है ना। और फिर इसके बाद में कौन सा आ जाएगा अपने पास? सेकंड, थर्ड, और फिर आ जाएगा भाई अपने पास ये फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर आप देखोगे स्थायित्व का क्रम तो ये अपने पास स्थायित्व का क्रम आना चाहिए। ठीक है ना, आप चाहो तो अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक कर सकते हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है इस पर कितने हैं? अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, है ना, इसके संगत भी अल्फ़ा अल्फ़ा, लेकिन 2 पाई बॉन्ड है ना, तो इधर से भी अतिसंयुग्मन होगा, इधर से भी अतिसंयुग्मन होगा। ज़्यादा अतिसंयुग्मन चलेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया। या अगर स्टेबिलिटी नहीं तो आप तो डायरेक्टली किससे चेक करो? HOH से चेक करो। HOH से चेक करते हैं। HOH देखना ज़रा, इनमें 2 पाई बॉन्ड है। अब 2-2 पाई बॉन्ड है, इसमें एक ही है, तो 2 पाई बॉन्ड वाली की HOH ज़्यादा होगी। इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी? तो भाई अब स्टेबिलिटी चेक करो, पाई बॉन्ड सेम आ जाए तो स्टेबिलिटी चेक करो। तो सेकंड और थर्ड में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड वाला, यानी इसकी HOH कम होगी। तो थर्ड वाले की HOH सबसे ज़्यादा, फिर आएगी सेकंड, और सबसे कम किसकी आएगी? फर्स्ट की आएगी। ये अपने पास HOH का क्रम आएगा। यहाँ चेक करते हैं, डबल सिंगल डबल, ये वाली संयुग्मी डाइईन है। ठीक है, फिर इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, अल्फ़ा अल्फ़ा, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 6, है ना। फिर इसमें डबल डबल, ये वाली संचयी डाइईन है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो एक ही डबल बॉन्ड है, ये अल्फ़ा, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? 2 है। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड है उसकी ज़्यादा होगी। भाई इसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड है, इसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड है, यानी इन दोनों की HOH बाकी 2 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से चेक करते हैं, तो थर्ड वाले की HOH सबसे ज़्यादा, वो कम स्थायी है। फिर आ जाएगा फर्स्ट वाला। अब इन दोनों में अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक करेंगे, जो ज़्यादा स्थायी होगी उसकी HOH कम होगी। ये ज़्यादा स्थायी है, HOH कम है, तो चौथा और सेकंड की HOH सबसे कम, है ना। तो आपको सीक्वेंस ध्यान में रखनी है कि पहले चेक करना पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड समान आ जाए तो आप चेक करोगे क्या? स्टेबिलिटी। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, किसकी ज़्यादा होगी भाई? जिसमें 2 पाई बॉन्ड है उसकी HOH ज़्यादा होगी। ठीक है ना, उसकी HOH ज़्यादा होगी। यहाँ इन तीनों में चेक करते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल सा काम है। तो देखना ज़रा कि डबल सिंगल डबल, ये कैसा है भाई? ये संयुग्मी है। डबल डबल, ये वाली कैसी है भाई? ये संचयी है। डबल सिंगल सिंगल डबल, तो ये वाली विलगित है। और तीनों में डबल बॉन्ड की संख्या क्या है? पाई बॉन्ड समान है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। पाई बॉन्ड समान आ जाए तो हम क्या चेक करेंगे? तो हम चेक करेंगे क्या? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्थायित्व की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड, फिर कौन सा आएगा भाई? ओके, फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा सेकंड। ये स्टेबिलिटी होगी, है ना। तो अपने पास HOH का क्रम क्या आएगा भाई? सबसे ज़्यादा HOH सेकंड की, फिर थर्ड की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी? फर्स्ट की। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है भाई? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक करना है। क्लियर है बात? ये है हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। ठीक है, तो भाई ये अपना अगला चौथा एप्लीकेशन कंप्लीट है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो अपने पास एप्लीकेशन आता है HOH के बाद में, वो बिल्कुल ऐसा ही है। 5 नंबर एप्लीकेशन जो है उसको भी देख लेते हैं। वो है भाई हीट ऑफ कंबशन, HOC। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई दहन की ऊष्मा, दहन की ऊष्मा। ठीक है, दहन क्या होता है भाई? ये तो आप जानते हैं, अपन को किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाना है। अब दहन एक ऊष्मा शोषी प्रोसेस है या ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है, ये तो आप जानते होंगे। कैसी प्रक्रिया है भाई दहन? दहन में ऊष्मा उत्सर्जित होती है भाई। ठीक है ना, तो दहन में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। दहन एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो दहन में ऊष्मा उत्सर्जित होगी। वही है कि भाई दहन में जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी उसको भी कैसे इंडिकेट करेंगे? नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। जो भी उत्सर्जित ऊष्मा होती है उसको हम हमेशा नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, और अवशोषित ऊष्मा को हमेशा पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है ना,
तो देखिए ज़रा, दहन की ऊष्मा आपको क्या करना है, दहन क्या है भाई, किसी भी हाइड्रोकार्बन को आपको क्या करना है भाई, जलाना है, ठीक है ना। और किसी भी हाइड्रोकार्बन को अपन, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, है ना, हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, जैसे मान लो CXHY कोई भी हाइड्रोकार्बन है ना, कैसा भी हो सकता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन, कोई भी हो सकता है, उसको हम जलाएंगे तो किसकी प्रेजेंस में जलाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा भाई, CO2 बनेगा और साथ में H2O बनेगा, ठीक है। ये अपने पास हो गया CO2 और H2O, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो हो गई भाई 2x प्लस y/2, है ना, डिवाइड बाय 2, इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत अपन को पड़ेगी। ये रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं इस पर आपको नहीं जाना, आपको एक बार, है ना, रिएक्शन जो है मैंने बैलेंस करके लिख दी है, कैसे बैलेंस करते हैं इसको अपन आगे सीखेंगे, रेडॉक्स वाले चैप्टर में सीखेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना। तो भाई ये जो रिएक्शन है इसी को अपन क्या बोलेंगे, दहन बोलेंगे। और दहन से क्या क्या बनेगा, हमेशा CO2 और H2O बनेगा, ठीक है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाओगे तो हमेशा CO2 और वाटर बनता है, ठीक है। तो अब देखना कि ये अपने पास एक दहन की रिएक्शन है और साथ में इसमें क्या बनती है भाई, हीट बनती है। और ये वाली जो ऊष्मा है ये एक उत्सर्जित ऊष्मा होती है, उत्सर्जित ऊष्मा, और इसी को हम बोलते हैं भाई दहन की ऊष्मा, दहन की ऊष्मा, ठीक है। तो भाई दहन की ऊष्मा, इसी को क्या बोलेंगे, दहन की ऊष्मा बोलेंगे। सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, हाइड्रोजनीकरण के जैसा ही कंसेप्ट है कि भाई हाइड्रोजनीकरण में हमने क्या बोला कि जिसका हाइड्रोजनीकरण आसानी से होगा वहाँ उत्सर्जित ऊष्मा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। जिसका हाइड्रोजनीकरण जितना आसानी से होगा वहाँ उत्सर्जित ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जिसका दहन आसानी से होगा वहाँ पर उत्सर्जित ऊष्मा उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ कि भाई जिस हाइड्रोकार्बन का दहन आसानी से होगा उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ही अधिक होगी। क्लियर है बात। फिर देखना ज़रा, यानी मैं ऐसा बोल दूं कि किसका दहन आसानी से होगा, तो जो हाइड्रोकार्बन ज़्यादा स्थायी है, जो मान लो एल्कीन की ही बात करें तो जो एल्कीन ज़्यादा स्थायी है, जितनी ज़्यादा स्थायी है उसका दहन करवाने में उतना ही ज़्यादा जोर आएगा, उसका दहन आसानी से नहीं होगा। तो दहन अगर आसानी से नहीं होगा तो हम बोलेंगे उत्सर्जित ऊष्मा वहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन उससे पहले, स्थायित्व से पहले यहाँ पर भी एक पॉइंट चेक करना आपको कि हीट ऑफ कंबशन जो है ये समानुपाती होती है भाई नंबर ऑफ कार्बन की। पहले आपको यही चेक करना है कि भाई कार्बन ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे ना उसकी दहन की ऊष्मा क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा कार्बन होंगे दहन की ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखना ज़रा, अगर मान लो कार्बन समान आ जाए तो हीट ऑफ कंबशन जो है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा कि भाई स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी हीट ऑफ कंबशन क्या है, कम है ना। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखना ज़रा ध्यान से कि भाई एग्जाम्पल से मान लो एक तो ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, ठीक है। आपको यहाँ चेक करना है कि किसके दहन की ऊष्मा कम है, किसके दहन की ऊष्मा ज़्यादा है। इनको दहन की ऊष्मा के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले आपको क्या चेक करना है, पहले आपको कार्बन की संख्या चेक करनी है। तो हीट ऑफ कंबशन प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया, नंबर ऑफ कार्बन के। अगर कार्बन की संख्या समान आ जाए तो स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कार्बन की संख्या इसमें चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन है। इसमें चेक करते हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यहाँ चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। सब में 6 कार्बन आ गए, ठीक है। तो भाई अगर कार्बन की संख्या समान आ जाए तो स्थायित्व कैसे चेक करेंगे, यहाँ 3 मेंबर की रिंग, यहाँ 4 की 5 की 6 की। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी
कि रिंग में सदस्य जितने ज़्यादा होंगे, रिंग में कार्बन जितने ज़्यादा होंगे, बंध तनाव या वलय तनाव उतना ही कम होगा। तनाव कम होगा तो स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर जाओगे तो वलय में कार्बन की संख्या, है ना, वलय में कार्बन की संख्या ये क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। तो तनाव क्या होगा, तनाव कम होगा। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो अगर इधर से इधर जाओगे तो स्थायित्व का क्रम क्या आएगा, ये चौथा। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो क्या आएगा, फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। तो अपने पास HOC का ऑर्डर क्या आएगा, हीट ऑफ कम्बशन का ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की HOC सबसे कम होगी। क्लियर है बात। तो भाई इस तरीके से आपको क्या करना है, हीट ऑफ कम्बशन चेक करनी है। बहुत ही सिंपल सा काम है ना, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो आराम से हो जाएगा। क्लियर है बात। तो भाई ये अपना अगला 5 एप्लीकेशन हो गए। इसके आगे के एप्लीकेशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ GOC में, वो आपको करने हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन शायद मैंने पहले टिक करवा दिए थे या नहीं करवाए, कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लेना। अगर मैंने पहले टिक करवा दिए हो तो दोबारा कर लेना, नहीं करवाए तो अभी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर स्टेज फर्स्ट, सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको जो क्वेश्चन करने हैं ना, वो है भाई क्वेश्चन नंबर 24 तक। सारे क्वेश्चन करते हैं 1 से 24 तक के। क्लियर है बात। फिर इसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक के हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको करना है भाई 29, ठीक है। 29 के बाद में 31, 31 के बाद में 34, फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन करने हैं 38, 40, 41, 42, ठीक है, 43, 44, 45, 46, ठीक है। फिर इसके बाद में 46 हो गया। 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 50, 50 के बाद में, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 63, 64, 68, 72, 74, 75, 76, 76 के बाद में 86 और 87, ठीक है ना भाई। ये इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल वाला एक सेक्शन दे रखा है। इसमें मैंने जो क्वेश्चन अभी टिक करवाए हैं आपको केवल उतने ही करने हैं, इसके आगे मैं इसमें क्वेश्चन टिक नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई इससे इसको हम आगे अगले चैप्टर में इसको इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें जितने क्वेश्चन अभी मैंने टिक करवा दिए उतने ही आपको एक बार अटेम्प्ट करने हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ठीक है भाई, ये तो थी अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक बार इतना ही कर लेना। सेकंड एक्सरसाइज में आ जाएं। सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद में 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18 के बाद में 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है, 35, 35 के बाद में 37, 38,
ठीक है। फिर इसके बाद में 39, 40, 41, 42, 43, 43 के बाद में 45, 48, 50, 51, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 78 और 79। ठीक है, ये स्टेज सेकंड में आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर स्टेज थर्ड में आपको बहुत ही कम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, 9 का रहने देना, 9 का स्किप करते हैं, 9 का मत करना। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15। भाई एक चीज़ याद आई कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो लिखा था ना, उसकी जगह कई बार एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी लिखा हुआ हो सकता है, यानी हीट को एंथैल्पी वर्ड से भी बोला जा सकता है। ऐसे ही हीट ऑफ कम्बशन है तो इसको एंथैल्पी ऑफ कम्बशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपने पास जो है क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जगह एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन लिख रखा है, तो ये आपको एक तरीके से हीट के बारे में ही पूछना चाहता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 18, 20, 21, ठीक है। फिर इसके बाद में 25, ठीक है। बस भाई इतना क्वेश्चन एक बार आप कर लो, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन अपने यूँ समझ लो कि 60% से ज़्यादा क्वेश्चन टिक कर लिए हैं, ठीक है। और इसके आगे हम बाकी के एप्लीकेशन कल स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। आज वाले में या इससे पहले कोई भी आपका डाउट हो तो बिल्कुल आप हमें भेजें, आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।